Good morning everyone. Today we are going to discuss performance parameter of converter. आज का ये डिस्कशन हमारा एक जनरल डिस्कशन है. दैट मीन्स यहाँ पे कन्वर्टर हमारा रेक्टिफायर भी हो सकता है या इन्वर्टर भी हो सकता है. तो आज का डिस्कशन हम लोग का एक जनरल डिस्कशन है. हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रेक्टिफायर एज वेल एज इन्वर्टर दोनों के लिए. तो किसी भी कन्वर्टर में रेक्टिफायर हो या इन्वर्टर हो, एक साइड उसकी डीसी साइड होगी. सपोज हम बोल दे रहे हैं ये हमारा डीसी साइड है और एक साइड हमारी क्या होगी, एसी साइड होगी. तो सपोज ये हमारी एसी साइड है. ठीक है. तो परफॉर्मेंस पैरामीटर में एक हमारा कन्वर्टर में एसी साइड है, एक हमारा डीसी साइड है. हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा साइड हमारा इनपुट है, कौन सी साइड हमारी आउटपुट है. ये डिपेंड करेगी कि कन्वर्टर हमारा रेक्टिफायर है या इन्वर्टर है. अगर कन्वर्टर हमारा रेक्टिफायर होगा तो आउटपुट साइड डीसी होगी और इनपुट साइड एसी होगी. अगर कन्वर्टर हमारा इन्वर्टर है तो इनपुट साइड हमारी डीसी होगी और आउटपुट साइड हमारा एसी होगा. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कन्वर्टर की डीसी साइड में हम लोग जाते हैं तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स डीसी साइड में कैलकुलेट करने हैं. कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हम डीसी साइड में कैलकुलेट करेंगे. तो डीसी साइड में हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्म फैक्टर, शॉर्ट में इसको एफएफ बोलते हैं. सेकंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज रिपल फैक्टर, शॉर्ट में इसको VRF बोलेंगे. ठीक है. अगर हम लोग एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर की बात करेंगे तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टॉर्शन फैक्टर, सेकंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इसको शॉर्ट में बोलते हैं THD और इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं G से. ठीक है. तो आज के डिस्कशन में मेनली हम लोग ये 4 पैरामीटर्स ही कैलकुलेट करेंगे. डीसी साइड में कैलकुलेट करेंगे फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर और एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्टॉर्शन फैक्टर और टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन फैक्टर. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीसी साइड ऑफ द कन्वर्टर से. तो डीसी साइड ऑफ द कन्वर्टर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि हमारे रेक्टिफायर का फायरिंग एंगल अगर हम लोग जीरो लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर हम लोग फायरिंग एंगल जीरो लेके चल रहे हैं या डिले जीरो लेके चल रहे हैं तो इसके लिए अगर हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनानी होगी, इसके लिए अगर हम लोग आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं तो ये हम लोग अभी इस तरीके से बनाते आए हैं. ठीक है. आउटपुट वेवफॉर्म हमारी कुछ ऐसी आती है. ये हो गया पाई, ये हो गए 2 पाई, ये एक्सेस है हमारी ओमेगा टी और यहाँ पे हो गया हमारा वी नॉट. तो आउटपुट वेवफॉर्म देख के हमें ये पता चल रहा है कि आउटपुट वेवफॉर्म हमारी परफेक्ट डीसी नहीं है. आउटपुट वेवफॉर्म हमारी कैसी है, पल्सेटिंग डीसी है. दैट मीन्स इस पल्सेटिंग डीसी में हार्मोनिक्स का कुछ पार्ट है. तो अगर इस वेवफॉर्म का हम लोग फोरियर एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता है कि फोरियर एनालिसिस क्या करेगा, इस वेवफॉर्म को इसके सब साइनोसोडल कंपोनेंट में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा. तो अब हम लोग इसका करते हैं फोरियर एनालिसिस. अगर हम लोग इसका फोरियर एनालिसिस करेंगे तो हमारी वेवफॉर्म कुछ ऐसी आएगी. पहला कंपोनेंट हमारा आएगा डीसी का,
ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं वी नॉट। पहला कंपोनेंट आया हमारा डीसी का। सेकंड जो कंपोनेंट हमारा आएगा, सेकंड कंपोनेंट हमारा जो आएगा, सेकंड कंपोनेंट हमारा आया साइनोसोडल। ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। ये इसको डिनोट कर रहे हैं 0 1। 0 1 का क्या मीनिंग है अभी थोड़ी देर में समझेंगे हम लोग। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट जो आएगा, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आ जाएगा सेकंड हार्मोनिक्स का। ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। अभी इसको बोल रहे हैं V02। इसको V02 क्यों बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर में समझेंगे। फिर ऐसे ही अगर हम लोग इसके कंपोनेंट को ड्रॉ करते रहेंगे तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा जो आएगा, नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा आएगा थर्ड हार्मोनिक का। पाई और ये हो गया हमारा 2 पाई। इसको बोल दे रहे हम लोग V03। ठीक है, अब समझते हैं V01 क्यों बोला, V02 क्यों बोला, V03 क्यों बोला और इसको V0 को बोला। तो देखो सबसे पहला कंफ्यूजन हमारे पास ये आ सकता है, यहाँ पे भी ये V0 है और हमारा यहाँ पे भी ये V0 है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी नेमिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ये जो V आउटपुट है, ये जो V आउटपुट है, ये V आउटपुट को हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल t से डिनोट करेंगे या कैपिटल टी लिख सकते हो। दैट मीन्स आउटपुट टोटल है। आउटपुट ये हमारा टोटल है। यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं कि जो V आउटपुट है ये हमारा एवरेज वैल्यू है या वेव फॉर्म की डीसी वैल्यू है। यहाँ पे ये जो 1 लिखा हुआ है ये बता रहा है हमारा ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक है। इस फर्स्ट हार्मोनिक को हम लोग फंडामेंटल के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट, ये हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट। सेम एज ये 2 क्या बताएगा, ये हमारी सेकंड हार्मोनिक है। ये हमारा बताएगा सेकंड हार्मोनिक है। इसी तरीके से ये थर्ड वाला बताएगा हमारा, ये हमारा थर्ड हार्मोनिक है। इसी तरीके से हमारा फोर्थ हार्मोनिक आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स आएगा एंड सो ऑन। तो इस चीज को अभी हम लोग डिवाइड नहीं ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसको एंड सो ऑन करके हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कई कंपोनेंट आ गए, एक डीसी कंपोनेंट आ गया, एक फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल कंपोनेंट है, एक सेकंड हार्मोनिक है, एक हमारा थर्ड हार्मोनिक है। अगर इसका हम लोग फोरियर एनालिसिस लिखते, अगर इसका हम लोग फोरियर एनालिसिस लिखते तो ऐसे लिखते, वी टोटल आउटपुट का फोरियर एनालिसिस लिखते कि हमारा आता है एक ए नॉट डीसी कंपोनेंट प्लस समेशन ऑफ सी एन साइन एन ओमेगा टी प्लस फाइव एन। ठीक है, एन की वैल्यू यहां से जाती 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये हमारा आ जाता फोरियर एनालिसिस। इसमें हमें ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते, सी एन की वैल्यू कैलकुलेट करते, उसके बेसिस पे सारी वेव फॉर्म हम लोग सेपरेट कर सकते थे। अब अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ये बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बात कर रहे हैं कि अगर हमें इस वेव फॉर्म का, इन सब वेव फॉर्म का जो लेफ्ट राइट साइड में हमने ड्रॉ की है वेव फॉर्म, चाहे डीसी कंपोनेंट हो, फंडामेंटल हो, सेकंड हार्मोनिक हो, थर्ड हार्मोनिक हो, अगर इनकी आरएमएस वैल्यू का हम लोग स्क्वायर करके एड अप करते, अगर हम लोग इनकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करके एड अप करते तो हमें इस लेफ्ट साइड में जो हमारी टोटल वेव फॉर्म आ रही है, टोटल वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म रही है, उसके आरएमएस के इक्वल वैल्यू मिलती। दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे ये करते कि
वी आउटपुट टोटल के आरएमएस का स्क्वायर करते, ये वैल्यू कैसी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, आरएमएस। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट का डीसी कंपोनेंट था, डीसी कंपोनेंट इसका स्क्वायर करते प्लस फंडामेंटल का स्क्वायर करते प्लस सेकेंड हार्मोनिक का स्क्वायर करते प्लस थर्ड हार्मोनिक का स्क्वायर करते एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर स्क्वायर करके एड अप करते, और ध्यान में देने वाली बात है कि ये सारी वैल्यू क्या है, आरएमएस, सबकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करते। यहाँ पे डीसी और आरएमएस एक ही वैल्यू होंगी क्योंकि ये परफेक्ट डीसी है, तो परफेक्ट डीसी की डीसी वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इस इक्वेशन को इस तरीके से हम लोग लिख सकते थे। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हमारा लोड डीसी होगा, ध्यान से समझना, अगर हमारा लोड डीसी टाइप का है, तो अगर हमारा लोड डीसी टाइप का है तो इन केस ऑफ डीसी लोड, अगर हमारा लोड डीसी टाइप का है तो केवल ये वेव फॉर्म हमारी क्या है, यूजफुल है। रिमेनिंग जो वेव फॉर्म है फ्रॉम फंडामेंटल टू nth हार्मोनिक, ये सब हमारी क्या है, यूजलेस हैं। इनका हमारे डीसी लोड में कोई भी आउटपुट ये प्रोवाइड नहीं कराएंगी, कोई भी एक्टिव वर्क ये नहीं कराएंगी, ये केवल रोल प्ले करेंगी केवल अपना एक तरीके से हार्मोनिक्स का। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम लोग इस फॉर्म में लिखते, इस फॉर्म में लिखते कि वी टोटल आउटपुट आरएमएस का स्क्वायर माइनस वी आउटपुट डीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू V01 का स्क्वायर, ये भी आरएमएस वैल्यू ही चल रही है, ध्यान से समझना, V02 आरएमएस का स्क्वायर प्लस V03 आरएमएस का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है हमारा टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट, और ये जो कंपोनेंट है हमारा यूजफुल है, यूजफुल कंपोनेंट है। तो टोटल में से जब हम लोग यूजफुल कंपोनेंट माइनस कर देंगे, टोटल में से जब हम लोग यूजफुल कंपोनेंट माइनस कर देंगे, दैट मीन्स इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास बचेगा यूजलेस कंपोनेंट, यूजलेस कंपोनेंट, या दूसरे टर्म में कहें, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, दैट मीन्स ये बचेगी केवल हार्मोनिक्स, ये बची केवल हमारी हार्मोनिक्स। दैट मीन्स यहाँ पे राइट साइड में ये जो टोटल समेशन हम लोगों ने किया है, ये क्या है, हार्मोनिक्स वाले पार्ट से, ये क्या है, हार्मोनिक्स। अब हम लोग अपना कैलकुलेट करते हैं डीसी साइड का कंपोनेंट। तो अगर डीसी साइड के कंपोनेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वोल्टेज रिपेल फैक्टर, वोल्टेज रिपेल फैक्टर। इसको एक बार कंप्लीट कर ले, फिर हम लोग समझेंगे कि वोल्टेज रिपेल फैक्टर क्या होता है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं VRF, वोल्टेज रिपेल फैक्टर। तो वोल्टेज रिपेल फैक्टर क्या होगा, बेसिकली पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें मैथमेटिकल, इसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो बेसिकली होगा क्या, इट इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, it is ratio of RMS value of harmonics to the average value of
आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज वैल्यू और आउटपुट का क्या मतलब है, ध्यान से इस वेव फॉर्म को अगर हम लोग समझ रहे हैं, इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी, इस वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू आएगी, इस वेव फॉर्म की जो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। ध्यान से समझना, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि जैसे हम लोग इसकी डीसी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, हार्मोनिक्स की एवरेज वैल्यू क्या होंगी, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी, तो केवल हमारे पास एवरेज वैल्यू बचेगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे 0 1 का एवरेज वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, तो वेव फॉर्म देख के हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव, तो यहाँ पे एवरेज वैल्यू इसकी भी जीरो है। V02 की अगर एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू जीरो क्या है, इसकी भी एवरेज वैल्यू क्या है, जीरो है। तो दैट मीन्स चाहे हम टोटल आउटपुट की एवरेज वैल्यू निकालें या इंडिविजुअल कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू निकाल के एडअप करें, दोनों इक्वल आएंगी, क्योंकि हार्मोनिक्स की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। तो इसलिए यहां पे आप चाहे एवरेज वैल्यू आप टोटल आउटपुट की बात करें या किसी एक इंडिविजुअल के कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू की बात करें, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से वोल्टेज रिपल फैक्टर जो है, हमें न्यूमरेटर में लिखना है हार्मोनिक्स की एवरेज, हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू। तो हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू हमारी कहां पे है, हार्मोनिक्स की एवरेज वैल्यू हमारी ये है, हार्मोनिक्स की एवरेज वैल्यू हमारी ये है। दैट मीन्स वी आउटपुट टोटल का स्क्वायर इंटू आरएमएस माइनस वी आउटपुट। अब आप यहाँ पे आरएमएस लिखो या डीसी वैल्यू लिखो, बात एक ही है, वो एक ही इक्वल आएगी, एक के बराबर इक्वल आएगी टू द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पे हम लोग वी आउटपुट की एवरेज वैल्यू लिख दे रहे हैं, एवरेज, आप चाहे टोटल लिखो या इंडिविजुअल लिखो, इनका स्क्वायर है और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अंडर। ये टर्म या मैथमेटिकल जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ये है वोल्टेज रिपल फैक्टर का। वोल्टेज रिपल फैक्टर का अगर हम लोग ये ध्यान से समझें, यहाँ पे ये जो वी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू है या डीसी वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगी, आउटपुट के एवरेज वैल्यू के इक्वल होगी, क्योंकि हार्मोनिक्स की एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएंगी, तो इनकी आरएमएस वैल्यू या डीसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू या डीसी वैल्यू, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं इसके डीसी कंपोनेंट की, दैट मींस इसकी बात कर रहे हैं डीसी कंपोनेंट की। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये है हमारा डीसी कंपोनेंट के लिए, जो हमारा फोरियर सीरीज से एनालिसिस से डीसी कंपोनेंट आया है, ये उसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है। तो ये इक्वल होंगी। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करेंगे, और जैसा स्टैंडर्ड लिटरेचर में गिवन है उस फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे। तो ये वी आउटपुट का स्क्वायर आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय वी आउटपुट के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू माइनस 1, ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा वोल्टेज रिपल फैक्टर का, वोल्टेज रिपल फैक्टर का। ये वोल्टेज रिपल फैक्टर बेसिकली हमें क्या बताएगा, ये वोल्टेज रिपल फैक्टर हमारा ये बताएगा कि आपकी आउटपुट की वेव फॉर्म में कितने परसेंट रिपल है, वो परफेक्ट डीसी से उसकी वैल्यू कितनी अप एंड डाउन हो रही है। सपोज वोल्टेज रिपल फैक्टर किसी वेव फॉर्म का 0.23 आया, परसेंटेज में बात करेंगे तो ये 23% हो जाएगा। तो 23% का मतलब है कि ये जो आपकी वेव फॉर्म है उसमें ये जो रिपल आ रहा है, इसमें ये जो रिपल आ रहा है ये हमारी डीसी वैल्यू है, इसमें जो ये रिपल आ रहा है, ये जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, ये 23% का रिपल है। ये बताएगा हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर। ठीक है, ये बताएगा हमारा वोल्टेज रिपल फैक्टर।
परफेक्ट डीसी के लिए वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा हमारा 0। अगर किसी वेव फॉर्म का वोल्टेज रिपल फैक्टर आपका 0 आ रहा है, दैट मीन्स वो वोल्टेज आपका परफेक्ट डीसी है, वो वोल्टेज हमारा परफेक्ट डीसी है। अब सेकंड पैरामीटर्स की बात करते हैं हम लोग, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर सेकंड पैरामीटर है हमारा फॉर्म फैक्टर, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं एफएफ, फॉर्म फैक्टर। अब ये फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो ये फॉर्म फैक्टर अभी ध्यान से देखो कि वोल्टेज रिपल फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर हमने लिखा है टोटल आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी आउटपुट की एवरेज वैल्यू का स्क्वायर माइनस 1 और ये ओवरऑल अंडर रूट। अगर हम लोग इस टर्म को देखें, इस टर्म को देख रहे हैं, तो यही टर्म हमारा कहलाता क्या है, वोल्टेज या वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर्म फैक्टर क्या होगा, तो फॉर्म फैक्टर होगा टोटल आउटपुट की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय आउटपुट की एवरेज वैल्यू, डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। तो आपको ये ध्यान में रखना है, किसी भी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू, किसी भी वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू या तो एवरेज वैल्यू के इक्वल होगी या तो उससे ज्यादा होगी। दैट मीन्स इसकी रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 1। अब ये जो फॉर्म फैक्टर है, इसके बेसिस पे इसकी क्या डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, एक मिनट इसको बॉक्स में कर लेते हैं। ये आपको याद रखना है फॉर्म फैक्टर का फार्मूला, क्योंकि इसी फार्मूले के बेसिस पे जब हम लोग हाईली इंडक्टिव लोड पढ़ेंगे रेक्टिफायर के केस में, चाहे वो हाफ कंट्रोल के लिए हो या फुली कंट्रोल के लिए, तो हम लोग फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपल फैक्टर, सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला। ओके, तो ये फार्मूला आपको याद करना है, इसलिए इसको हमने बॉक्स के अंदर कर रखा है। तो अब फॉर्म फैक्टर की बेसिकली हमारी डेफिनेशन क्या होगी, जैसे इसकी डेफिनेशन थी वोल्टेज रिपल फैक्टर की मैथमेटिकली, इट इज रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ हार्मोनिक्स टू द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, लेकिन एक्चुअली वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या बता रहा है कि आउटपुट की वेव फॉर्म में कितना रिपल आ रहा है, वो कितना डेविएटेड है फ्रॉम परफेक्ट डीसी, उसके में कितना अप एंड डाउन आ रहा है, ये हमारा बता रहा है वोल्टेज रिपल फैक्टर। दैट मीन्स एक तरीके से आपको आइडिया देगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस है, 23%। अगर 0.23 है दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी वेव फॉर्म की, जिस वेव फॉर्म के लिए हम लोग वोल्टेज रिपल फैक्टर की बात कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में कितने परसेंट का अंतर है, ये चीज आपको बताएगा वोल्टेज रिपल फैक्टर। सेम एज फॉर्म फैक्टर की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इट इज रेशियो ऑफ RMS value of total output voltage to the average value of output। ये हमारा इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन अब समझते हैं कि बेसिकली फॉर्म फैक्टर हमारा बताएगा क्या। फॉर्म फैक्टर क्या बताएगा इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास अगर एक परफेक्ट डीसी होती, हमारे पास एक परफेक्ट डीसी होती, तो उसकी वेव फॉर्म हम लोग कैसे प्लॉट करते, अगर हमारे पास परफेक्ट डीसी होती तो उसकी वेव फॉर्म ऐसे प्लॉट करते। ठीक है, ये है हमारा परफेक्ट डीसी, ये है हमारी परफेक्ट डीसी। अगर इस वेव फॉर्म के लिए मैं कहता कि आप सपोज ये आउटपुट है, ठीक है, इस आउटपुट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करो,
और इस आउटपुट की डीसी वैल्यू कैलकुलेट करो, या इसकी आउटपुट की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो। बात एक ही है, डीसी या एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करो। जब आप कैलकुलेट करते तो देखते ये दोनों क्या आ रही हैं, इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्म फैक्टर हमारा निकल के क्या आता, 1। तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लो कि फॉर परफेक्ट डीसी फॉर्म फैक्टर शुड बी 1। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली क्या बता रहा है, किसी भी वेव फॉर्म का अगर फॉर्म फैक्टर आपको पता है ये 1 है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो क्या हमारी परफेक्ट डीसी, वो हमारी क्या है, परफेक्ट डीसी। ठीक है। अगर किसी वेव फॉर्म की अगर किसी वेव फॉर्म का फॉर्म फैक्टर आपको पता है और वो कितना है, 1, दैट मीन्स वो क्या है, परफेक्ट डीसी। अब क्या कह रहे हैं कि सपोज आपके पास वी आउटपुट की डिफरेंट वेव फॉर्म है। एक सपोज ऐसे गिवन है, ठीक है, एक कुछ ऐसे गिवन है, एक कुछ ऐसे गिवन है, और एक हमारा ऐसे गिवन है। और आपसे ये पूछे कि यार इनका फॉर्म फैक्टर क्या होगा, कुछ आइडिया है आपको, आप बता सकते हो? तो आप देखोगे कि सबसे जो लोअर वाली वन है ये परफेक्ट डीसी है, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं बिल्कुल एक आइडिया दे सकता हूँ, कैलकुलेट तो नहीं कर सकता क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा वेव फॉर्म थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक आइडिया दे सकते हैं। अगर इसका फॉर्म फैक्टर 1 है, क्योंकि ये परफेक्ट डीसी दिख रही है, ये फॉर्म फैक्टर 1 है, तो सेकेंड वाली वेव फॉर्म डीसी के थोड़ा सा क्लोज है, थोड़ा सा इसमें डिस्टॉर्शन है, तो दैट मीन्स इसका फॉर्म फैक्टर 1.1 समथिंग होगा। इसी तरीके से सेकंड वाली देखेंगे तो इसका क्या है कि इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्शन ज्यादा है, तो हो सकता है ये 1.3 हो। इसमें डिस्टॉर्शन और ज्यादा है तो ये हो सकता है 1.5 हो। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि पहली वाली वेवफॉर्म परफेक्ट डीसी, इसका फॉर्म फैक्टर क्या है, 1 है। सेकंड वाली का 1.1 है, थर्ड वाली का 1.3 है, फोर्थ वाली का 1.5 है। ये तरीके से रफ आइडिया है। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली हमको क्या बता रहा है, एक तरीके से बता रहा है स्मूथनेस टुवर्ड्स डीसी, कि वेव फॉर्म कितने परसेंट डीसी है, ये हमको बताएगा फॉर्म फैक्टर। अब अगर फॉर्म फैक्टर 1 है तो दैट मीन्स ये परफेक्ट डीसी है। फॉर्म फैक्टर 1.1 है, ध्यान में रखना 1.1 है, इसको ध्यान से समझना। दैट मीन्स इसमें 10% डिस्टॉर्शन है या 10% हार्मोनिक्स है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें 50% हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक्स है या डिस्टॉर्शन है, आप कुछ भी कह लो। ठीक है। तो फॉर्म फैक्टर बेसिकली हमारा क्या बताएगा, फॉर्म फैक्टर बताएगा उसमें कितने परसेंट डिस्टॉर्शन आ रहा है जिस भी वेव फॉर्म की आप बात कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू परफेक्ट डीसी। तो कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्म फैक्टर हमारा बेसिकली क्या बताता है, तो फॉर्म फैक्टर आप ध्यान में रखना, फॉर्म फैक्टर आपको एक परफेक्ट डीसी का आइडिया देता है। एक तरीके से ये क्या बताता है फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आपको बताएगा स्मूथनेस टुवर्ड्स दी परफेक्ट डीसी, स्मूथनेस टुवर्ड्स दी परफेक्ट डीसी, ये आपको बताएगा फॉर्म फैक्टर। तो यहाँ पे हमने डीसी साइड में दो चीजें कैलकुलेट की, एक वोल्टेज रिपल फैक्टर और एक कैलकुलेट किया है फॉर्म फैक्टर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ परफेक्ट डीसी, कि परफेक्ट डीसी की क्वालिटी क्या क्या होंगी। अगर कोई वेव फॉर्म में एक परफेक्ट डीसी है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होंगी, इसको एक बार क्विकली हम लोग कर लेते हैं। तो देखो, अगर कोई वेव फॉर्म परफेक्ट डीसी है तो उसकी आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू क्या होंगी, वो सेम होंगी। ठीक है। उसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा, उसका फॉर्म फैक्टर दैट मीन्स एफ एफ कितना होगा, 1 होगा। और तीसरा
उसका वोल्टेज रिपल फैक्टर कितना होगा, वो 0 होगा। तो ये है क्वालिटी ऑफ परफेक्ट डीसी की। आरएमएस एवरेज वैल्यू सेम होंगी, फॉर्म फैक्टर 1 होगा, वोल्टेज रिपल फैक्टर क्या होगा, 0 होगा। तो ये है हमारा डीसी साइड का एनालिसिस। इन दो फार्मूलेस के बेसिस पे फॉर्म फैक्टर का टोटल आरएमएस अपॉन एवरेज वैल्यू और वोल्टेज रिपल फैक्टर टोटल आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू -1 और अंडर रूट लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर, जब हम लोग डिस्कस करेंगे हाईली इंडक्टिव लोड के लिए फुली कंट्रोल और हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। अब हम लोग चलते हैं अपने कन्वर्टर की डीसी साइड पे, एसी साइड पे, कि एसी साइड पे हम लोग पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने कन्वर्टर के। ठीक है, एक मिनट मुझे ये कॉपी कर लेने दो। एसी साइड, तो यहाँ पे ये डीसी की जगह एसी हो जाएगा, ये एसी हो गया, और नंबरिंग इसकी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, इसकी नंबरिंग चेंज कर देते हैं, ये नंबरिंग हो जाएगा बी, तो इसलिए इसको कर देते हैं सेकंड। तो ये हो गया हार्मोनिक्स एनालिसिस ऑफ एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर। तो जब हम लोग एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर एनालिसिस करेंगे, तो एसी साइड ऑफ द कन्वर्टर एनालिसिस करेंगे तो सपोज हमारे पास जो कोई वेव फॉर्म है, कोई भी वेव फॉर्म है, एसी साइड के लिए बात करने वाले हैं। तो एसी लोड के लिए हमें ध्यान में रखना है, एसी लोड के लिए जब हम लोग फोरियर एनालिसिस करेंगे, फोरियर एनालिसिस करेंगे एसी लोड के केस में, तो फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट, फंडामेंटल कंपोनेंट जो होगा, फंडामेंटल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, यूजफुल होगा, और रिमेनिंग टर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे, यूजलेस होंगे। वो रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे, वो यूजलेस हो जाएंगे। और जब हम लोग बात कर रहे होते हैं एसी साइड की, तो हमें हमेशा कैलकुलेट करना होता है या डील करना होता है आरएमएस वैल्यू में। तो जैसा ऊपर एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने लिखा था किसी भी वेव फॉर्म के लिए, कि टोटल वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू स्क्वायर हम लोग कैसे लिख सकते थे, उस वेव फॉर्म में अगर कोई डीसी कंपोनेंट है उसकी आरएमएस वैल्यू निकालो या एवरेज वैल्यू निकालो, बात एक ही है। फर्स्ट हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू, सेकंड हार्मोनिक की आरएमएस वैल्यू अगर उसमें सेकंड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, सेम एज थर्ड हार्मोनिक्स की आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर कर दें और सबको एड अप कर दें तो वो टोटल आरएमएस के इक्वल आ जाएगी। तो एसी लोड के केस में ध्यान से समझना, एसी लोड के केस में ये हमारा क्या है, यूजफुल है, ये हमारा यूजफुल है, क्योंकि यही है हमारा फंडामेंटल कंपोनेंट या फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल कंपोनेंट। ठीक है, तो जैसे हम लोग रिपल फैक्टर कैलकुलेट करते समय पहले कैलकुलेट किए थे कि कितना यूजलेस कंपोनेंट है, तो अगर इस चीज को यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर हम लोग मैनिपुलेट करें तो ये हो जाएगा आरएमएस वैल्यू माइनस फंडामेंटल कंपोनेंट की आरएमएस का स्क्वायर। दैट मीन्स रिमेनिंग टर्म्स क्या रह जाएगा, डीसी की आरएमएस वैल्यू प्लस सेकेंड हार्मोनिक्स प्लस थर्ड हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। तो ये राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में ये जो वैल्यूज लिखी हैं ये क्या हैं, एक्चुअली यूजलेस कंपोनेंट हैं, यूजलेस कंपोनेंट हैं। दैट मीन्स एक तरीके से बोले ये हार्मोनिक्स हैं जिनका कोई भी यूज नहीं है इन केस ऑफ एसी लोड। तो अब यहां से हम लोग अपने दूसरे पैरामीटर डिराइव करते हैं। पैरामीटर तीसरा है हमारा, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन, जिसको हम लोग बोलेंगे टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं THD। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये कैलकुलेट करते हैं। तो THD का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, THD का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि हमें फिर वही फॉलो करना है, यूजलेस अपॉन यूजफुल। तो ये जो हमारा
टोटल आरएमएस आ रहा है, टोटल आरएमएस माइनस फंडामेंटल कंपोनेंट का आरएमएस। अगर इन दोनों का स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया यूजलेस, और यूजफुल क्या है हमारा, फंडामेंटल का आरएमएस, और ले ले अंडर रूट। तो ये बन जाएगा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ टीएचडी। अब आप चाहो तो इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि टीएचडी क्या है, जैसे हमने वहां पे लिखा था, जैसे हम लोगों ने वोल्टेज रिपल फैक्टर की डेफिनेशन लिखी थी, बिल्कुल सेम डेफिनेशन टीएचडी की भी होगी, बस यहाँ पे आरएमएस वैल्यू काउंट होगी। वहां पे एवरेज वैल्यू काउंट हो रही थी, यहाँ पे आरएमएस वैल्यू काउंट होगी। तो ये है हमारा टीएचडी, टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन, टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन। अब जैसे ये कैलकुलेट करेंगे और ये निकल के आ गया आपका 0.23, तो 0.23 बेसिकली क्या बताएगा कि आपके जो भी वेव फॉर्म की आपने टीएचडी कैलकुलेट किया उसमें 23%, उसमें 23% क्या है, हार्मोनिक्स है। दैट मीन्स 23% जो पार्ट है वो नॉन साइनोसोडल है, 23% क्या है, परफेक्ट साइनोसोडल नहीं है। परफेक्ट साइनोसोडल का मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक सारी ये परफेक्ट साइनोसोडल होती हैं, लेकिन 23% ऐसे कंपोनेंट है जो फंडामेंटल नहीं है, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है या डिजायर फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है, उसमें 23% डिस्टॉर्शन है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टीएचडी। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसका क्या फार्मूला होगा, जैसे वोल्टेज रिपल फैक्टर के, जैसे हम लोगों ने वोल्टेज रिपल फैक्टर के फार्मूले से फॉर्म फैक्टर को एक्सट्रैक्ट किया था, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टॉर्शन फैक्टर भी एक्सट्रैक्ट होगा। बस ध्यान में रखने वाला है कि यहाँ पे ये जो हमारी जी की वैल्यू होगी, जी की वैल्यू होगी, ये पहले फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू ऊपर आएगी और टोटल की आरएमएस वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। ठीक है, फंडामेंटल की आरएमएस वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी और टोटल की आरएमएस वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। ये होगा हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर। इसकी रेंज की बात करेंगे तो किसी भी वेव फॉर्म के लिए टोटल आरएमएस हमेशा फंडामेंटल के आरएमएस से ज्यादा होगी, तो दैट मींस ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1। ऑलवेज क्या होगा, लेस देन इज इक्वल टू 1, या तो ये 1 के इक्वल होगा या तो ये 1 से कम होगा। सेम एज अगर इसी को यहाँ पे मैनिपुलेट करें तो टीएचडी का जो दूसरा फार्मूला है वो इस तरीके से बन सकता है, 1/g का स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा टीएचडी। तो जैसा वहां पे फॉर्म फैक्टर हमारा डेविएशन बता रहा था परफेक्ट डीसी से, इसी तरीके से यहाँ पे हमारा डिस्टॉर्शन फैक्टर बताएगा कि परफेक्ट एसी से कितने परसेंट ये वेवफॉर्म डेविएटेड है। ये वेवफॉर्म हमारी परफेक्ट एसी से कितनी डेविएटेड है। अब हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ परफेक्ट एसी। परफेक्ट एसी की क्या क्वालिटी होगी, इसकी अगर बात करें, इसकी जरूरत पड़ेगी इन केस ऑफ इन्वर्टर। जब हम लोग इन्वर्टर पढ़ रहे होंगे, एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी कि जो एसी है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी बेसिस पे हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट एसी की क्या है, फंडामेंटल का जो भी आरएमएस है, फंडामेंटल कंपोनेंट आरएमएस मस्ट बी इक्वल टू दी टोटल आरएमएस। आउटपुट की टोटल आरएमएस की क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सेकंड, डिस्टॉर्शन फैक्टर हमारा 1 होना चाहिए। ठीक है, टीएचडी हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। टोटल हार्मोनिक क्या होना चाहिए,
टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होना चाहिए, 0। अब लास्ट में जब हम लोग समेशन कर रहे हैं, अगर रेंज की बात कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स की रेंज की बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझ लो। अगर हम लोग बात करेंगे फॉर्म फैक्टर की, तो फॉर्म फैक्टर 1 या 1 के इक्वल होगा और इसकी रेंज जाएगी इंफिनिटी तक। और अगर हम लोग जी की बात करेंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, अगर हम लोग अब रेंज की बात कर रहे हैं तो फॉर्म फैक्टर की रेंज कहां से स्टार्ट होगी, फॉर्म फैक्टर की रेंज स्टार्ट होगी 1 टू इंफिनिटी, और जी की बात करेंगे तो ये होगा 0 टू 1। ठीक है, ये है डीसी वेव के लिए, ये है हमारा एसी वेव के लिए। ठीक है, तो इन 4 फार्मूले के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे परफॉर्मेंस पैरामीटर इन केस ऑफ रेक्टिफायर, इन केस ऑफ इन्वर्टर। एक थर्ड पैरामीटर है या फिफ्थ पैरामीटर है जो कभी कभी कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट फैक्टर। अगर हम लोग पीक वैल्यू इन्वॉल्व कर ले, आरएमएस की जगह पीक वैल्यू इन्वॉल्व कर लेंगे, फंडामेंटल के आरएमएस वैल्यू की जगह पीक वैल्यू इन्वॉल्व कर लें, दैट मींस V01 की जगह V01 की पीक वैल्यू, आरएमएस की जगह पीक वैल्यू इन्वॉल्व कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा क्रेस्ट फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर का यूज बेसिकली कहाँ पे होता है, जब हम लोग सर्किट किसी को डिजाइन कर रहे होंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर सर्किट में कितनी पीक करंट फ्लो कर सकती है, किसी एक सर्किट में कितनी पीक करंट फ्लो कर सकती है, उसके बेसिस पे हम लोग को डिजाइनिंग करनी होती है। तो समटाइम्स क्रेस्ट फैक्टर भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्रेस्ट फैक्टर को हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो रेक्टिफायर इन्वर्टर में पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे, केवल और केवल ये 4 पैरामीटर्स ही कैलकुलेट करेंगे, फॉर्म फैक्टर, वोल्टेज रिपेल फैक्टर, डिस्टॉर्शन फैक्टर एंड THD। Okay, I hope you enjoy the lecture. Thanks for watching.